डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज एक ऐसे शाही शहर का जायजा लेंगे जो मौत के बाद भी जिंदा है। बात हो रही है कुतुब शाही टॉम्स की। ये सिर्फ आम कब्रें नहीं हैं, ये पूरे एक राजपाट, एक शाही खानदान की यादगार और बनावट का एक अजीब और बेहतरीन नमूना है। तो चलिए शांति और अदब के साथ डेक्कन की इस अजीम कहानी को शुरू करते हैं। गोलकोंडा के शाही दौर और इस खानदान की शुरुआत को करीब से समझते हैं। कुतुब शाही राज की बुनियाद सुल्तान कुली कुतुब मुल्क ने रखी थी। असल में वो एक तुर्कोमान थे जिन पर पर्शियन कल्चर का बड़ा गहरा असर था। जब बहमनी सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी तब उन्होंने इस नए राज की शुरुआत की। 1518 से लेकर 1687 तक इनका जलवा रहा। और दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में गोलकोंडा सिर्फ एक राजपाट नहीं था, बल्कि ये ट्रेड, लिटरेचर और शिया इस्लाम की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया था। और जब गोलकुंडा की बात छिड़ी हो तो दौलत का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया के सबसे मशहूर हीरे जैसे कोहिनूर, होप डायमंड और दरियाए नूर सब गोलकुंडा की ही मिट्टी से निकले हैं। उस वक्त ये जगह लिटरली दुनिया की डायमंड कैपिटल हुआ करती थी। सच तो ये है कि इसी बेहिसाब दौलत और डायमंड ट्रेड के दम पर ही इतने बड़े किले और ऐसे अजीम मकबरे बनाना मुमकिन हो पाया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मिली जुली शानदार बनावट। देखते हैं इन इमारतों का खाका और ब्लूप्रिंट कैसा था। यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात देखने को मिलती है। ज्यादातर राजाओं ने अपने जीते जी खुद अपने ही हाथों से अपने मकबरे बनवा लिए थे। आमतौर पर इस जगह को आज भी 7 गुंबद या 7 टूम्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल ज़हन में आता है, क्या यहाँ वाकई सिर्फ 7 गुंबद हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस जगह पर असल में 70 से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। सोचिए, इनमें राजाओं के मकाबरे, रानियों और राजकुमारों की कब्रें, मस्जिदें और खूबसूरत पवेलियंस भी शामिल हैं। पूरी दुनिया में ऐसी बहुत ही कम जगह हैं जहां एक पूरे शाही खानदान को सदियों तक एक ही जगह दफन किया गया हो। ये स्केल अपने आप में बहुत बड़ा और अनोखा है। इनकी बनावट को ध्यान से देखा जाए तो ये एक मिली-जुली कला है। पर्शियन, टर्किश, पठान और लोकल डेक्कनी या हिंदू आर्ट का एक बेहतरीन संगम है। हर बड़ा मकबरा एक बहुत ऊंचे चबूतरे यानी प्लिंथ पर खड़ा किया गया है। ये ऊंचे चबूतरे सिर्फ शानो शौकत दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि इन्हें बाढ़ या फ्लड से बचाने के लिए भी ऐसी ऊंचाई दी गई थी। और इनके ऊपर जो बड़े बड़े प्याज के आकार वाले बल्बस गुंबद हैं, वो तो बस सीधे आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं। इन शाही इमारतों को ग्रे ग्रेनाइट और चूने यानी लाइम स्टकों से बनाया गया था। हालांकि शुरुआत में इन पर नीले और हरे रंग की चमकदार ग्लेज्ड टाइल्स भी लगी होती थीं। वक्त के साथ मौसम की मार से वो टाइल्स तो निकल गईं, लेकिन चूने का बारीक और खूबसूरत काम आज भी बिल्कुल जिंदा है। इनके डिज़ाइन में कमाल के फूल, पाइनएप्पल्स और कुरान की आयतें एक ही जगह पर नजर आती हैं। ये उस वक्त की सबको साथ लेकर चलने वाली एक खुली और मिलीजुली सोच का बड़ा प्यारा सबूत है। तीसरा हिस्सा है 7 गुंबद के सुल्तान। चलिए उन राजाओं को करीब से जानते हैं जिनकी ये आखिरी आरामगाह है। अगर वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो 1518 में सबसे पहले सुल्तान कुली का मकबरा बना, जो देखने में थोड़ा साधारण है। अफसोस कि इन्हें इनके ही बेटे जमशीद ने मार दिया था। फिर जमशीद का मकबरा बना, जो बाकियों से बिल्कुल अलग, 8 कोनों वाला यानी ऑक्टेगोनल है। इसके बाद इब्राहिम का दौर आया, जो आर्ट और कल्चर के लिए बहुत शानदार रहा। सुल्तान मोहम्मद के मकबरे में कब्रें पर्शियन स्टाइल में ठीक जमीन के नीचे हैं। और 1600 आते आते अब्दुल्ला का मकबरा सबसे ज्यादा सजाया गया, जिसमें ढेर सारे छोटे मीनार भी शामिल थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक अलग ही फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा है, 42 मीटर ऊंचा डबल टेरेस वाला, बिल्कुल शानदार। यही वो थे जिन्होंने हैदराबाद शहर और 4 मीनार बनवाया था, एकदम पीक ऑफ द डायनेस्टी। और दूसरी तरफ आखिरी राजा अबुल हसन तानाशाह, इन्हें औरंगजेब ने हराकर दौलताबाद में कैद कर लिया था। इनका यहाँ कोई मकबरा नहीं है, क्योंकि इनकी मौत उसी कैद में ही हुई थी। एक शाही खानदान का उतार और चढ़ाव यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और ज़रूरी बात यह है कि इस कहानी में सिर्फ राजा ही नहीं थे, हयात बख्शी बेगम की ताकत और रुतबा इस बात का गवाह है।
इन्हें दिक्कन की रानी कहा जाता था। वो एक राजा की बेटी, दूसरे की पत्नी और तीसरे की माँ थीं। इनका मकबरा बिल्कुल राजाओं के मकबरों जितना ही बड़ा और अजीम है। इस बनावट से साफ पता चलता है कि उस शाही जिंदगी और राजकाज में एक औरत का कितना बड़ा और गहरा असर था। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, बाग, मस्जिद और हम्माम। आखिर कब्रों के अलावा यहाँ और क्या-क्या था? खैर, ये जगह सिर्फ मौत के बाद की आखिरी नींद के लिए नहीं थी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में द ग्रेट मॉस्क भी शामिल है, जो हयात बख्शी बेगम के मकबरे के बिल्कुल पास बनी है। इसके मीनार इंतहाई खूबसूरत हैं और इसमें बड़े-बड़े प्रेयर हॉल्स हैं। ये वो जगह थी जहाँ जनाजे की नमाज पढ़ी जाती थी और मौत के बाद कुरान की तलावत शाही तरीके से की जाती थी। इस कॉम्प्लेक्स का एक बहुत अहम और टेक्निकल हिस्सा रॉयल हमाम या मोर्चरी बाथ था। यहाँ मिट्टी को दफनाने से पहले आखिरी गुस्ल यानी नहलाने का एहतराम किया जाता था। इसे कितनी बारीकी से बनाया गया था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसमें पानी को गर्म करने के लिए एडवांस्ड पर्शियन हीटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। फिर उस गर्म पानी को अलग अलग नालियों के जरिए ठीक जगह लाया जाता था। ये मौत के आखिरी सफ़र की तैयारी का एक इंतहाई अदब और टेक्निक से भरा हुआ तरीका था। और ये सभी मकबरे इब्राहिम बाग नाम के घने बागों में बसे हुए हैं। ये बाग पर्शियन 4 बाग स्टाइल में डिज़ाइन किए गए थे, जिसमें पानी की बहती नहरें और फव्वारे लगे थे। इस्लामिक कल्चर में ये लश गार्डन्स असल में जन्नत यानी पैराडाइज की झलक को दिखाते हैं। क्योंकि कुतुब शाही खानदान शिया अकीदत रखता था, इसलिए यहाँ के माहौल में मॉर्निंग यानी शोक और अशूरा के रस्मों का भी एक गहरा असर देखने को मिलता है। तारीख का ये कड़वा सच है कि हर उरूज का ज़वाल एक दिन आना ही होता है। 1687 में एक बहुत लंबी घेराबंदी के बाद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने गोलकोंडा को फतह कर लिया और इसी के साथ कुतुब शाही खानदान का राज ख़त्म हो गया। सदियों तक मौसम की मार और ध्यान ना दिए जाने की वजह से इन अजीम मकबरों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि बाद में निज़ाम के दौर में थोड़ी बहुत देखभाल की कोशिश ज़रूर की गई थी। अब जहाँ पुरानी इमारतें होती हैं, वहाँ अफसाने और कहानियाँ खुद ब खुद बनने लगती हैं, है ना? लोगों में आज भी ऐसी ढेरों मज़ेदार कहानियाँ मशहूर हैं, जिसमें छुपे हुए खजानों, शाही शराब और अंदर ही अंदर बने गुप्त रास्तों का जिक्र आता है। कहा तो ये भी जाता है कि इन मकबरों के ज़मीन के नीचे से रास्ते सीधे गोलकोंडा फोर्ट और चारमीनार तक जाते हैं। अब ये सच है या सिर्फ कहानियाँ, पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, पर इन बातों ने इस जगह को एक अलग ही रहस्यमयी रंग दे दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तारीख की इन निशानियों को आज भुलाया नहीं गया है। 2015 से एक बहुत बड़ा नया रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो 2026 तक चलेगा। तेलंगाना सरकार और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर मिलकर एक बड़ा काम कर रहे हैं। वो सदियों पुराने कारीगरों की उसी चूने यानी लाइम स्टुको वाली टेक्निक को वापस इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बड़े गुंबदों को और बाग की उन जन्नती नहरों को धीरे धीरे उनकी पुरानी शानो शौकत वापस लौटाई जा रही है। और ये कोशिशें रायगान नहीं जा रही हैं। आज कुतुब शाही टॉम्स यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पूरी शान से शामिल हैं। इन्हें एशिया में इस्लामिक मकबरों के आर्ट का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। दरअसल इन ईंटों और पत्थरों को बचाना सिर्फ एक शहर को नहीं, बल्कि दुनिया की एक अजीम तारीख को बचाना है। आज भी जब कोई इन विशाल गुंबदों के नीचे खड़ा होता है, तो उसके कानों में ये आवाज़ ज़रूर गूंजती है कि गोलकुंडा दुनिया के सबसे अमीर और आगे बढ़े हुए राज्यों में से एक था। ये मकबरे सिर्फ बीते हुए कल की कब्रें नहीं हैं, ये उस बेहिसाब दौलत और उस बेमिसाल शाही सोच की सदियों तक जिंदा रहने वाली निशानी हैं। पर क्या ऐसी बारीक कला और सोच को आज के नए दौर में दोबारा वैसे ही जीना मुमकिन है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इस तारीखी सफ़र को यहाँ तक जानने और समझने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।